हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुज शर्मा। और इस वीडियो में हम जो है लास्ट 2 वीक के लिए CHSL मेंस वाले बच्चों के लिए कुछ एडवाइस या फिर कुछ टिप्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो जो शुरू करते हैं, तो मैथ में सबसे पहले तो एडवांस मैथ के जितने भी फॉर्मुलेज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सबका रिवीजन कर लेना। अर्थमेटिक मैथ्स के जितने भी टाइप वाइज जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं उन सबको एक एक बार कर लेना। ऊपर ऊपर से करने की ज़रूरत है, ज़्यादा डीप में जाने की या ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार तुम सब टाइप से वो हो जाओ, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स कर ही ली होगी, लेकिन फिर भी नहीं की तो फिर अब भी कर लेना। डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की तरफ भागने की बजाय जो है अपने सारे टाइप्स कवर करने पे ज़्यादा ध्यान देना इस टाइम पर, लास्ट टाइम पर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की तरफ ज़्यादा मत भागना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैथ के लिए हैं, स्टैटिक्स, 2D मेंसुरेशन, 3D मेंसुरेशन, ये न्यू एडिक्विटी पैटर्न के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए। सर्किल जो ज्योमेट्री में है, प्रिज्म, पिरामिड, फ्रस्टम, इनको खासतौर से अच्छे से करना। एवरेज, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये केवल कॉन्सेप्ट ऊपर ऊपर से कर लेना। और पार्टनरशिप। इसके बाद ये कुछ चीज़ें जो कि तुमको डेली करनी है अभी से, ये जो भी 10-15 दिन रह गए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू, जैसे कि sin 60 की वैल्यू 3/2 हो गई, tan 30 डिग्री की वैल्यू जो 1/√3 हो गई। स्क्वायर रूट अप टू 50 करने, 50 तक करने, जैसे कि 33 का स्क्वायर 1089 हो गया। क्यूब करने 30 तक, जैसे कि 27 का क्यूब 19683 हो गया। परसेंटेज कन्वर्जेशन, 1/6 की वैल्यू 16 रेशियो में 2/3% होती है, इस टाइप से। ट्रिपलेट्स को याद कर लेना। टेबल्स जो है 20 ट्रिपलेट्स में 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17, इस टाइप से इनको याद कर लेना। बाकी टेबल्स याद करनी है 20 तक डेली। रूट में 2 की वैल्यू 1.414, रूट में 3 की वैल्यू 1.732, रूट में 5 की वैल्यू 2.236, स्पीड में करनी है सब चीज़ें। हाइट एंड डिस्टेंस के जो जितने भी ट्रायंगल्स हैं 30 60 90 45 45 19 सभी को करना। बाद में जो है मैथ्स के में मॉक में जो है आप इन चीज़ों को अप्लाई करके देखना। मतलब अभी से अप्लाई करोगे तभी आप रियल एग्जाम में कर पाओगे। तो फैक्टर्स जो ये 11 के फैक्टर्स, 9 के फैक्टर, डिजिटल्स, हम इनको अप्लाई करना। यूनिट डिजिट चेक करना। ऑप्शंस का जो, अगर आप पे क्वेश्चन नहीं बनना है, सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन से कैसे हम आंसर निकाल सकते हैं उस चीज़ का ध्यान रखना। ट्रिग्नोमेट्री और एलजेब्रा में जो है वैल्यू पुटिंग का ध्यान रखना। बाकी स्कीपिंग और मार्किंग ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासतौर से मैथ्स और जो रीजनिंग वाला जो फर्स्ट सेक्शन होता है, जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो। क्वेश्चंस को ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, रीड एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस कामली। क्वेश्चंस को शांति से पढ़ना है और समझना है। शांति से पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि स्लो पढ़ना है, स्लो पढ़ने और शांति से पढ़ने में अंतर है। मतलब हमको सब चीज़ों की वैल्यू हो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये चीज़ समझ में आए, इस टाइप से क्वेश्चन को पढ़ना है। तो ये लाइन बार बार पढ़ना है, रीड एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कामली। बाकी कुछ सिली मिस्टेक्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि लास्ट लाइन में चेंज। जैसे कि इस क्वेश्चन में दे रखा है आर अलोन कंप्लीट 60% ऑफ द वर्क। इसमें पूरे आर के वर्क के बारे में बात नहीं कर रखा। अगर हम लास्ट लाइन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे ना, तो हम पूरे आर के वर्क को, आर का कितने दिन में काम करता है उसको कर लेंगे, लेकिन और इस 64 आंसर मार देंगे। लेकिन इसने केवल 60% ऑफ द वर्क पूछा है, इसलिए 48 डेज आंसर होगा। तो ये लास्ट लाइन में चेंज कर देता है, जैसे कि एक्स की जगह, वैल्यू की जगह x+7 की वैल्यू पूछ लेगा, इस टाइप से। या फिर ये बोल देगा कि 2 टाइम्स ऑफ वर्क कितने दिन में कर देगा। तो इस टाइप से लास्ट लाइन में कभी कभी चेंज कर देता है। उस चीज़ का जो है खासतौर से ध्यान रखना। अगली चीज़, कंपाउंड इंटरेस्ट उसने ईयरली बोला है, हाफ ईयरली बोला है, 3 मंथली बोला है, क्या उस टाइप से उसको डिवाइड करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। डेसिमल और मल्टीपल्स ऑफ 10 के का काफ़ी ध्यान रखना। जैसे ये क्वेश्चन था तो इसमें जो है डेसिमल्स का काफ़ी ध्यान रखना है। तो इस टाइप से जो डेसिमल्स वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे 2.5 और 0.25 कितने क्लोज ऑप्शन हैं। बाकी कुछ अदर जो मिस्टेकन पॉइंट्स होते हैं मैं जल्दी जल्दी कवर करूँगा सब चीज़ को, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। रेडियस और डायमीटर का आपको ध्यान रखना है। क्यू वर्ड के TSA में जो है 2 आता है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस KHL, तो उसका ध्यान रखना। रॉन्ग फॉर्मुलेज, कई बार हम रॉन्ग फॉर्मुलेज अप्लाई कर देते हैं और बार बार उसको देखते हैं। जैसे मेरे केस में था, जो TSA का फॉर्मूला था सिलेंडर का, वो मुझको काफ़ी बार 2πr/h+r जो होता है उसकी जगह पर मैं 2πh करके लेता था। तो इस टाइप से ऐसा हो सकता है कि आप उसमें एग्जाम में रॉन्ग फॉर्मूले अप्लाई करें, तो उस केस में क्या करना है, फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हो रहा तो सेकंड राउंड के लिए आप उसको छोड़ दें और आगे बढ़ जाए क्वेश्चन को। जब सेकंड राउंड में करेंगे तो आपको क्या सही फॉर्मूले को आप यूज कर पाएंगे। x+7 की वैल्यू पूछा है हमको, हम केवल x की वैल्यू निकाल कर आंसर टिक कर देते हैं। और इसके अलावा अगर आप अगर एक बार क्वेश्चन को ना 2 बार अटैम्प्ट करो और 2 बार और अटैम्प्ट करने में क्वेश्चन का पता नहीं चल रहा आंसर क्या आ रहा है या फिर मैच नहीं खा रहा, तो फिर आप राउंड 2 के लिए उस क्वेश्चन को छोड़ दो और बाद में राउंड 2 में उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो। जरूर उसमें कोई ना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक रही होगी, ठीक है। रिवर्स रेशियो का ध्यान रखना है। रिवर्स रेशियो में क्या है कि जैसे कि स्पिरिट और वाटर का रेशियो, देखो यहाँ पे स्पिरिट एंड वाटर का रेशियो दे रखा है और बाद में पूछा किसका रेशियो, वाटर टू स्पिरिट का रेशियो पूछा है। तो इस टाइप से जो है रेशियो को रिवर्स कर देता है कि पहले तो कुछ और का दे देगा, मिल्क एंड वाटर का रेशियो दे देगा, बाद में जो है वाटर एंड मिल्क का रेशियो पूछ लेगा। तो इस टाइप से रिवर्स करके भी रेशियोज को दे देता है।
इस चीज़ का रखना। ए और बी का रेशियो दे दिया, बी और ए का रेशियो पूछ लिया। इंग्लिश में देखो जो इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर से उनको एक बार आंखों के आगे से निकाल लेना, वॉकैब को रिवाइज कर लेना जिस भी सोर्स से तुमने किया एक बार, और डेली एडिटोरियल तो करते रहो। बाकी जो प्रैक्टिस है वो तुम्हारी कंप्रीहेंशन की मॉक से ही हो रही होगी इस टाइम पर। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है, नरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आजकल, वॉइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, फ्रेजल वर्ब्स मीन्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो जरूर कर लेना। बाकी एरर में प्रायोरिटी किस तरह से देखनी है, सबसे पहले चेक करना है क्या वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है, अगर नहीं है तो फिर टेंस का एरर चेक करना है, फिर उसके बाद वर्ब का एरर चेक करना है, फिर नाउन का एरर, और फिर उसके अलावा जो भी एरर्स हैं जैसे एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया और प्रोनाउन, बाकी एरर्स को फिर हम बाद में चेक करते हैं। इस टाइप से प्रायोरिटी देनी है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं मैंने लिख रखे हैं, आप उनको देख लेना पॉज करके। और बाकी सिले मिस्टेक्स जो कि इंग्लिश में हो जाती हैं, तो एंटोनियम पूछा है या सिनोनियम पूछा है, इस चीज़ में सिले मिस्टेक्स हो जाती है। कई बार हम क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हैं और हम ये सोचते हैं कि उसमें ग्रामेटिकल एरर पूछा होगा, बट उसमें रियल में जो स्पेलिंग एरर पूछा होता है, तो इसमें भी गलती हो जाती है, ग्रामेटिकल एरर पूछा है या फिर स्पेलिंग एरर पूछा है। और कई बार हम क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है कि इसमें स्पेलिंग जो है करेक्ट स्पेलिंग पूछी है इनकरेक्ट स्पेलिंग पूछी है, तो उसमें भी गलती हो जाती है, करेक्ट पूछी है इनकरेक्ट स्पेलिंग पूछी है। और बाकी जो इंग्लिश के मॉक में जो सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं वो यहाँ लिख रखी हैं, तो सिली मिस्टेक्स जो कि मैंने यहाँ पे बताई हैं इनको अवॉइड करना है। दूसरी चीज़ के पैसेज में जो है ना, फर्स्ट क्वेश्चंस को पहले पैसेज के क्वेश्चंस को पहले पढ़ो, उसके बाद पैसेज को पढ़ो। मतलब 5 क्वेश्चन पहले पढ़ लिए एक बार, फिर उसके बाद आपको पता लग जाएगा भाई ये पूछ क्या रहा है पैसेज में, हमको किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है, फिर आपको पैसेज को पढ़ना है। और बाकी जो है एंटोनियम, सिनोनियम, स्पेलिंग और ओडब्ल्यूएस, ईडीएम्स, फ्रेजल वर्ब, इनके केस में ना चारों ऑप्शंस को पढ़ो, उससे ना आपकी सिली मिस्टेक्स के चांस कम हो जाएंगे। और अगर कुछ क्लोज ऑप्शंस होंगे ना वो भी आप काट सकते हैं, जैसे कि एंटोनियम पूछा है लेकिन जो 3 है वो आपको सभी का मीनिंग नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि जो 2 वर्ड्स हैं वो एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं, तो वो दोनों वर्ड्स तो एक दूसरे को हो ही नहीं सकते। तो इस टाइप से ऑप्शन का एलिमिनेशन करो और चारों ऑप्शन को पढ़ो। PQRS और पैरा जंबल के केस में ना एक बार अगर आपने मान लिया कि भाई ऑप्शन डी होगा, तो उस ऑप्शन डी को एक बार रीड करके देख लो कि भाई ये वाला मैच खा भी रहा है या नहीं खा रहा है, मतलब इसमें सही पैरा जंबल बन रहा है PQRS। तो इस टाइप से रीजनिंग के केस में तो किसी भी एक क्वेश्चन में फंसना नहीं है। रीजनिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कई बार हम एक ही क्वेश्चन में जो है काफ़ी टाइम लगा लेते हैं, और बल्कि वो क्वेश्चन छोड़ने के लिए दिया होता है, मतलब वो काफ़ी हार्ड होता है, या फिर फर्स्ट टाइम में तुम्हारी क्लिक नहीं कर रहा, लेकिन आप जब सेकंड राउंड में उसको करते हो तो जल्दी क्लिक कर जाता है। यही है कि अगर एक बार में या 2 बार में क्लिक नहीं कर रहा तो फिर आप उसको सेकंड राउंड के लिए छोड़ दें, फिर उसको बाद में जाकर उसको अटेम्प्ट करें, ठीक है ना। एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन के टाइम पर। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन रहते तो ईजी, हर कोई कर लेगा, बस बात ये शांति से करने, टाइम थोड़ा लगेगा भाई, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में टाइम लगता है अगर, लेकिन उस टाइम को अगर तुम शांति से कर लोगे तो एक ही बार में हो जाएगा, नहीं तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा, और इतना टाइम सभी को लगता है। कंसेप्चुअल चैप्टर्स जैसे कैलेंडर हो गए, इन चैप्टर्स को एक बार देख लेना ऊपर से, ज़्यादा गहराई से देखने की जरूरत नहीं, बस एक बार देख लेना, क्वेश्चन आए तो तुम बना लो। सेटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग, पजल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मेंस के एग्जाम के लिए खासतौर से, तो इनको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। बाकी ऑप्शंस का यूज़ जरूर करना है रीजनिंग में, और हाँ मतलब क्वेश्चन को कम्प्लीटली यूज़ नहीं करना है, मतलब कंप्लीट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शंस का यूज़ करना है रीजनिंग में। आगे बढ़ते हैं, तो जीएस के बारे में बात करता हूँ मैं। तो जीएस में एक बार जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उनको एक बार ऊपर से गो थ्रू कर लेना, ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डीप करना तो टाइम है, और फिर मेनली ये है कि हमको काफ़ी रिवीजन भी करना है, तो इतना ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर से रिवीजन कर लेना कि कोई ईजी क्वेश्चन आए किसी भी सब्जेक्ट से तो आप उसको आसानी से कर पाएँ। बाकी सिली मिस्टेक्स का ऐसा है कि करेक्ट, हाँ बाकी सिली मिस्टेक्स इसमें कौन सी हो जाती हैं, तो करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट पूछा है, भाई स्टेटमेंट दे देते हैं कई बार, तो उसमें कई बार इनकरेक्ट पूछ लेते हैं, हमको आदत होती है करेक्ट की, तो हम करेक्ट मार के चले जाते हैं, बल्कि उसमें पूछा होता है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा। स्टेटमेंट वर्स्ट, जैसे कि 3 स्टेटमेंट दे दिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उसमें पूछेंगे कि मतलब इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। बाकी निट्टो सीरीज़ देख लेना, परमार एसएससी चैनल पे आप पे मिल जाएगी। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है मैंने जीएस में लिख रखे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने इनको ही देखा था लास्ट टाइम पर, ये इनका रिवीजन जरूर कर लेना। हाँ तो आपको लगेंगे भाई थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन मैं बता दूं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। गवर्नमेंट स्कीम, जितनी भी स्कीम है सभी इंपॉर्टेंट हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बार करके जाना। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल इसमें मिस्टेक हो गई है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि बीमस्टेक हो गया, सार्क हो गया, और आपके संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इन सभी को एक बार ऊपर से देख लेना। ज़्यादा गहराई में घुसने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ जिनमें इंडिया इन्वॉल्व है उनको तो खासतौर से अच्छी तरह से देख लेना। बाकी जो इंडियन ओशियन रिम और इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी देख लेना। इंडेक्स एंड रैंकिंग और रिपोर्ट्स, इनसे पक्का क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको पक्का देख लेना। स्पेस टेक, जैसे आदित्य L1 मिशन हो गया, एक्सपोसैट मिशन हो गया, इन मिशन को एक बार देख लेना। जो इसरो का जो मिशन फेल हुआ था 61 वाला, PSLV C61, उसको देख लेना। कौन कौन से स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं उनको देख लेना।
टेम्पल आर्किटेक्चर अलग अलग जो स्टाइल्स हैं, जैसे कि नगर हो गई, द्रविड़ हो गई, वेसर स्टाइल हो गई, फमसाना स्टाइल हो गई, वल्लभी स्टाइल हो गई, लेटिना स्टाइल हो गई, रेखा द्विधा और भूमिजा, इन स्टाइल्स को एक बार देख लेना। ऊपर ऊपर से देखना, मतलब क्या है ये, बस एक बार एक तरह से देख लिया, डिफरेंस देख लिया, नगर और द्रविड़ में क्या डिफरेंस होता है, वेसर स्टाइल की स्थापना किसने की थी, फमसाना क्या स्टाइल है, ये इनको एक बार देख लेना। डिफरेंट स्तूपाज एंड स्तूपा आर्किटेक्चर, भाई जैसे कि अलग अलग ठीक से स्तूपा कहाँ पर, मोनेस्ट्री कहाँ पर है, और ठीक है शांति स्तूपा कहाँ पर है, धार्मिक स्तूपा कहाँ पर है, और बोरोबुदुर स्तूपा कहाँ पर है, इनको देख लेना। बाकी स्तूपा आर्किटेक्चर में तोरण क्या होता है, मेदनी क्या होती है, इन चीज़ को एक बार देख लेना। वेदिका क्या होती है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में भी सबसे इंपॉर्टेंट है 1991 वाली जो पॉलिसी थी, जिसको एलपीजी रिफॉर्म वाली, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 5 ईयर प्लान्स देख लेना एक बार। जितने भी कर्व्स होते हैं, जैसे कि लेफर्स कर्व हो गया, फिलिप्स कर्व हो गया, और लॉरेंज कर्व हो गया, बाकी इंडिफरेंस कर्व हो गया, कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व हो गया, फ्रंटियर पॉसिबिलिटी फ्रंटियर हो गया। तो ये जितने भी कर्व्स हैं जो ग्राफ्स हैं इकोनॉमिक्स के, वो एक बार देख लेना। और डिमांड एंड सप्लाई वाले जो भी कर्व्स हैं उन सभी को। क्रिमिनल लॉज मेंस में भी क्वेश्चन आया था, एक बार देख लेना ऊपर ऊपर से। क्रिमिनल लॉज की बीएनएसएस, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस, तो इनको एक बार ऊपर ऊपर से देख लेना। बाकी जितने भी मिनिस्टर्स है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये चैप्टर्स करने हैं, इनके जो मिनिस्टर्स हैं ना, जैसे कि मौर्यन एम्पायर में सन्नी दत्ता कौन था, ठीक है ना। गुप्ता एम्पायर में जो है गुप्ता एम्पायर में अमात्य कौन था, आर्य कौन था। दिल्ली सल्तनत में जो है दीवाने आमिल क्या थी। तो ये जो डिपार्टमेंट्स थे और जो जितने भी मिनिस्टर्स थे उनको एक बार देख लेना। मुगल में जैसे कि मुगल्स हो गए, सल्तनत और गुप्ता और मौर्य, इनके जो मिनिस्टर्स और इनमें जो डिपार्टमेंट्स थे उनको देख लेना। दीवाने इनसा क्या होता है, इस टाइप से। चैप्टर्स करने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल मिनिस्टर्स और डिपार्टमेंट जरूर कर लेना, बाकी चैप्टर्स तो इंपॉर्टेंट है ही। अलग अलग टेम्पल्स, उनको किसने बनवाया था, किस डायनेस्टी ने बनवाया था, जैसे कि कोणार्क सन टेम्पल हो गया और मोडेरा टेम्पल हो गया। बाकी केव्स, जैसे कि बाग केव्स हो गई, बाज केव्स हो गई, इस टाइप से जो केव्स हैं, और किसने बनवाई थी, दशरथ मौर्य ने जैसे कि केव्स बनवाई थी, तो उन सभी को एक बार देख लेना। जैसे कि गुंतापल्ली चित्रबुद्धि केव्स जो है अपनी आंध्र प्रदेश में, अनंतगिरी केव्स कहाँ पर हैं, इस टाइप से। एलिफेंटा केव्स, इनको देख लेना। सेंसस हमेशा इंपॉर्टेंट है, अब भी इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ट्रेंड के जो ग्राफ्स हैं, तो ह्यूमन ज्योग्राफी और पॉपुलेशन ट्रेंड जो अलग अलग स्टेजेस में होती हैं, 4 स्टेज होती हैं, उन चारों स्टेजेस को देख लेना। ह्यूमन ज्योग्राफी पर हमारे एसएससी में मिल जाएगा इसका एक लेक्चर, उसी में 20-25 मिनट का है, उसी में कवर हो जाएगी। ओलंपिक और पैरालंपिक को एक बार देख लेना, जो गोल्ड मेडलिस्ट थे। और महारत्न कंपनीज के जो नेम है उनको याद कर लेना। बाकी टोटल महारत्न, नवरत्न और निमनी रत्न कंपनी कितनी है उनको देख लेना। बजट 2025 को एक बार रिवाइज कर लेना। पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये नई आई है, उसको एक बार देख लेना। मुझको लगता है कि इससे क्वेश्चन आ सकता है, पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एक बार देख लेना। जो न्यू लेबर लॉज लाएँ, जैसे कि पहले क्वेश्चन आए थे क्रिमिनल लॉज से, तो उसी तरह से लेबर लॉज से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो एक बार उनको भी ऊपर से देख लेना। बाकी वैदिक पीरियड, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, इनको देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। गांधार एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स, ये वैसे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में ही पढ़ा दिए जाते हैं, बाकी इनको भी देख लेना अगर उसमें नहीं पढ़ाएं तो। मथुरा एंड गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में इनमें क्या डिफरेंस है। जैसे कि मथुरा जो इंडिजिनस है, ये जो हेलेनिस्टिक फॉर्म ऑफ स्टाइल है, ग्रीक से इन्फ्लुएंस्ड है ये, तो और ये जो है थोड़ा इसमें जो फैंटेसी टाइप में ज़्यादा है, ये थोड़ी रियलिस्टिक है, तो इस टाइप से इनको देख लेना। प्री इंडिपेंडेंस पे जो एक्ट आए थे, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है, 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, 1813 का एक्ट, 1833 का एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, इंडियन काउंसिल्स एक्ट, इनका सभी को एक बार देख लेना। इंटर स्टेट रिलेशंस, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो है जो इंटर स्टेट जो अपनी काउंसिल बनती है, आर्टिकल नंबर 263 1983 में जो वो हुआ था, उसके हिसाब से उनको देख लेना। बाकी जोनल काउंसिल्स वाले को भी देख लेना, तो इंटर स्टेट रिलेशंस को भी देख लेना। किस में इमरजेंसी लगाई जाती है स्टेट में, कौन सा वाटर डिस्प्यूट वाला आर्टिकल जो है, आर्टिकल नंबर 2 उसको देख लेना, मतलब वो उस वाले आर्टिकल को भी। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को भी एक बार देख लेना, जैसे कि अपनी लोकपाल हो गया, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में अपना लोकपाल हो गया, और फाइनेंस कमीशन, उनको भी देख लेना। वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 280 में जो भी है। और EIC हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन सभी को देख लेना। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ दोनों लिखनी चाहिए थे, देख लेना आप। ट्रांसपोर्ट चैप्टर को भी आप देख लेना एक बार, और बाकी डांस एंड फेस्टिवल्स को रिवाइज कर लेना, स्टैटिक में पूछे जा सकते हैं।
बाकी मॉक्स का ऐसा है कि डेली एक मॉक तो देना ही है। उसके अलावा सेक्शनल मॉक जो है, मैथ्स रीजनिंग का एक सेक्शनल मॉक दो, उससे टाइम मैनेजमेंट की पता चलेगी। बाकी स्किपिंग सीखो मॉक में, निट्टो कैसे यूज़ करते हैं जीके में उसको अप्लाई करना सीखो। केवल और केवल स्कोर पे फोकस मत करो, इंप्रूवमेंट एरियाज के पे का भी ध्यान दो। मतलब फोकस हमको स्कोर पे नहीं करना है, हमको देखना है कि हम कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। जिन जिन एरियाज में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं उनका ध्यान रखो और इंप्रूवमेंट करो। और बाकी मॉक्स का एनालिसिस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रॉन्ग क्वेश्चंस कैसे हो गए, किस क्वेश्चन में हमने ज़्यादा टाइम दे दिया, किस क्वेश्चन में सिली मिस्टेक्स कर ली, किस में कॉन्सेप्ट की गलती है, किस में सिली मिस्टेक्स हैं, उन सभी चीज़ों का ध्यान रखो। और एक्स्ट्रा बात में कुछ और बता देता हूँ कि बाहर का खाना, स्पाइसी फूड और बाहर का खाने को अवॉइड करना है इस टाइम पर, क्योंकि पेट खराब हो गया तो फिर काफ़ी दिक्कतें हो जाएंगी। बीमार पड़ना नहीं है इस टाइम पर। कंप्रोमाइज़, स्लीप को बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ करना है, बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है इस टाइम पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। डीप ब्रीथिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डीप ब्रीथिंग में ना अपने आप मतलब रिलैक्स हो जाता है, डीप ब्रीथिंग करके रखो। बाकी जब भी मतलब ऐसा थोड़ा सा माइंड थोड़ा टेंशन में जाए, डीप ब्रीथ कर लिया अपना। बाकी मस्त रहो, टेंशन ना लो और इंटेंस रिवीजन करते रहो और टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करो और सब अच्छा होगा। बस यही है, ज़्यादा मैंने वीडियो इसमें रखी नहीं, शॉर्ट रखने की कोशिश की है। और भी कुछ अगर आपके डाउट्स हों, CHSL मेंस से रिलेटेड डाउट्स हों तो आप पूछ सकते हैं। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड